हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी जीके मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए सबसे टॉप मोस्ट प्रश्न लेके आता हूं और एक प्रश्न को वर्णन करने के बाद आपको कई सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाती है। तो दोस्तों, आज लेट न करते हुए चलिए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह क्या है और उस प्रश्नों के बारे में विश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या फर्स्ट कहता है, खगोलीय लीप वर्ष किसमें मापा जाता है। खगोलीय लीप वर्ष किसमें मापा जाता है। आंसर है लीप वर्ष, प्रकाश वर्ष, मेगा किलोमीटर, नॉटिकल माइल। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष हो जाएगा आंसर। और प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से ही मापा जाता है। और ये प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये इसको याद रखेंगे। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि लीप वर्ष की बात हुई दोस्तों, लीप वर्ष में फरवरी महीने जो होते हैं वह होते हैं 29 दिनों का। कितने दिनों को होते हैं? 29 दिनों को होते हैं। जबकि जहां नॉटिकल माइल की बात करें, ये नॉटिकल माइल जो है समुद्री लंबाई की माप है। नॉटिकल माइल किसकी लंबाई की मापता है दोस्तों? समुद्री लंबाई की मापता है। जबकि एक नॉटिकल माइल का बात करें तो वो हो जाएगा 1.85 मील। कितना हो जाएगा? 1.85 मील हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है GSAT-16 क्या है? मौसम उपग्रह है, सुदूर संवेदी उपग्रह है, अभिक्षण उपग्रह है, संचार उपग्रह है। आंसर हो जाएगा इसका संचार उपग्रह। क्या हो जाएगा आंसर? संचार उपग्रह है। GSAT-16 क्या है? संचार उपग्रह है। संचार GSAT की अगर बात करें, संचार उपग्रह, तो ये होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका नाम होता है। और ऐसे उपग्रह जो है, ये GSAT जिससे लॉन्च किया जाता है, ऐसे उपग्रह जो है 3600 किलोमीटर, ये 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहता है। GSAT-16 संचार प्रणाली को अधिक गतिशील बनाने वाला उपग्रह है। यह जो है अधिक क्या कहता है? गतिशील बनाने वाला उपग्रह है। वहीं जब GSAT-2 की बात करें, संचार उपग्रह, ये आपको 2003 में छोड़ा गया था। तो आपको जानकारी प्राप्त हो गई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM क्या तात्पर्य है। एक नंबर है प्रदूषक पदार्थ है, B नंबर है खाद जलाने वाला पदार्थ है, C नंबर है कणीय पदार्थ है, D नंबर है प्रसरण पदार्थ है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा दोस्तों? कणिकीय पदार्थ होगा। क्या हो जाएगा आंसर? कणिकीय पदार्थ। वही जब PM शब्द की बात यहाँ पर आई है तो PM शब्द के मतलब ये होता है यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर। क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर नाम होता है इसका, याद रखिएगा। पार्टिकुलेट मैटर ये नाम होता है PM का। और इसका काम क्या होता है? तो वायु में PM की मात्रा से प्रदूषण को जांचने में सहयोग मिलता है। अगर किस वायु में PM की मात्रा जितने अधिक हो या कम हो तो इससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण को मापने में सहयोग मिलता है। वायु प्रदूषण जो फैलता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि मुख्यतः जो है मानवीय क्रियाकलापों से फैल रहा है और जंगलों की काटना, अविवेकपूर्ण संसाधनों का दोहन करना और जनसंख्या वृद्धि इत्यादि इसके कारण होते हैं। तो आपको प्रश्न याद हो गया होगा कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या तात्पर्य है। तो कणिकीय पदार्थ है। ये कणिकीय पदार्थ क्या होता है? वायुमंडल में मिला हुआ रहता है, जिससे क्या होता है? वायु प्रदूषण को मापने में सहयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस नदी को गंगा के दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा।
तो आंसर हो जाएगा इसका गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? गोदावरी हो जाएगा। प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? गोदावरी। गोदावरी नदी जो है बहुत ही महत्व है दक्षिण भारत के लिए। जो उत्तर भारत में इसको गंगा के नाम से प्राप्ति है और उसे गंगा भी कहते हैं। वही जब गोदावरी नदी की बात करें कि कहाँ से ये निकलती है, तो नासिक के पास निकलती है। और ये जो है गोदावरी नदी कहाँ गिरती है ये पूछ लिया जाता है, तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। जबकि लंबाई की बात करें दोस्तों, तो इसका 1465 किलोमीटर होता है। और कावेरी और कृष्णा भी दक्षिण भारत के प्रमुख नदी में आता है। और ये आपको 1465 किलोमीटर इसको याद रखना पड़ेगा। महानदी पर जब बात करें तो महानदी की बात करें तो इस पर कौन से बांध है? हीराकुंड बांध है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखेंगे कि हीराकुंड बांध कहाँ रहा है अवस्थित, किस नदी पर है? तो आप कहेंगे महानदी पर है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? सन 1930, सन 1931, सन 1932, सन 1933। तो ये स्वतंत्रता सेनानी की जो फांसी दी गई थी ये सन 1931 में दी गए थे। तो आइए कुछ इसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात चर्चा करें। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, ये तीन नाम याद रखिएगा। भगत सिंह है, और आपको बता दूं मैं कि राजगुरु है, राजगुरु तथा सुखदेव को ये जो फांसी दिया गया था ये 23 मार्च 1931 को दिया गया। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये होता है कि ये भगत सिंह और सुखदेव को जो फांसी दिया गया तो ये किस कारण से दिया गया? तो लाहौर षड्यंत्र केस के कारण इस क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। और इसका क्या दोष था दोस्तों? तो ये इसने गलती की थी कि पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या का आरोप था इसके ऊपर, और इसीलिए इसको फांसी दिया गया। तो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन उभर के आता है कि नौजवान सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान सभा की जब स्थापना की बात करते हैं तो आप कहेंगे भगत सिंह की। और कब की? 1926 ईस्वी में की। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप याद रखेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, भूकंप आने का क्या कारण है? भूकंप आने का क्या कारण है? आंसर है पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग। बी है पृथ्वी के पर जनसंख्या वृद्धि, भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण, पृथ्वी के विवर्तनिक प्लेटों की गति। तो आंसर क्या कहेंगे आप? पृथ्वी के विवर्तनिक प्लेटों की गति कहेंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। और आइए कुछ भूकंप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करें। तो दोस्तों बता दूं कि भूकंप जो होता है पृथ्वी के नीचे जो 18 प्लेटों से ये निर्मित है। जब इन्हीं प्लेटों के आपस में क्या बोलते हैं गति आने से और दबाव पड़ने से क्या होता है? भूकंप की अनुमानित होती है। वही जब भूकंप का अध्ययन की बात करें किससे की जाती है, तो आप कहेंगे सिस्मोलॉजी में होता है। भूकंप का अध्ययन किस में होता है? सिस्मोलॉजी में होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और भूकंप को मापने के लिए क्या पैमाना होता है? तो आप कहेंगे रिएक्टर पैमाना होता है। क्या होता है दोस्तों? रिएक्टर पैमाना होता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप को ग्राफिक विधि में अध्ययन किया करता है, उसको मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। और वहीं जब रिएक्टर पैमाने की बात करें तो भूकंप को तीव्रता की मापने की ये क्या है? मात्रक है। और भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपरी पृथ्वी के सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? भूकंप का अधिकेंद्र कहता है। भूकंप जहाँ से शुरू होगा तो भूकंप तो केंद्र हुआ, लेकिन पृथ्वी के उसके ठीक ऊपरी सतह को जब हम बात करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भूकंप अधिकेंद्र कहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ गया है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत विघटन कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं, ओजोनीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। इसको याद रखेंगे कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करें कि विद्युत अपघटन के नियम जो है किसने दिया था? माइकल फैराडे दिया था। किसने दिया था? माइकल फैराडे दिया था। जबकि जल का निर्माण जो होता है हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिल करके जल का निर्माण करता है। तो ये इससे याद रखेंगे कि पानी से
हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे विद्युत विघटन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, क्या था, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? सन 1990, सन 1998, सन 2002, सन 2010। तो क्या होगा? सन 2010 में क्या था? क्या क्या था? भारत ने किस वर्ष भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो आप कहेंगे सन 2010 में ये राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। अब यहाँ बात करते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी से शुरू हुई थी। और ये कहाँ से हुई थी? हैमिल्टन से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था शुरू? हैमिल्टन से शुरू हुआ था, इसको याद रखेंगे। हैमिल्टन से शुरू हुआ था। और कब हुआ था? 1930 में हुआ था। भारत जो है पहली बार 1934 ईस्वी के लंदन राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया। भारत जो पहली बार जो भाग लिया था ये राष्ट्रमंडल खेल, तो कहाँ के राष्ट्रमंडल खेल था? लंदन के राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। इससे संबंधित इतने प्रश्न आते हैं, इसको याद रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मैडम कामा, पिंगली वेंकैया, सुचेता कृपलानी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया है। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किए थे। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करें, राष्ट्रीय ध्वज में जो होते हैं वो 3 मुख्य रंग होते हैं। वो होता है केसरिया, श्वेत और हरा रंग होते हैं। क्या होते हैं? केसरिया होते हैं, श्वेत होते हैं और हरा रंग होते हैं। वहीं जब राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कहें, लंबाई चौड़ाई के अनुपात कहें, तो आप कहेंगे 3:2 है। कितने कहेंगे? 3:2 कहेंगे। जबकि राष्ट्रीय ध्वज पे जो लकड़ी आड़ियाँ की जो लंबाई पूछे कि कितना है, तो आप कहेंगे 24। कितने आड़ियाँ हैं इसमें? 24 आड़ियाँ होते हैं, इसको याद रखेंगे। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। मैडम कामा की जब बात करें तो मैडम कामा जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता मानी जाती है। भारतीय स्वतंत्रता की आंदोलन क्या माने जाते हैं? माता माने जाते हैं। वहीं जब सुचेता कृपलानी की बात करें, ये किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, कोई राज्य की मुख्यमंत्री पहली बार बनी थी, वो सुचेता कृपलानी थी। तो दोस्तों आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों अगर आप कंपटीशन से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, अगर आप अच्छा से तैयारी करते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिए। वहाँ पर आपको टॉप पर GK GS का प्रश्न मिलेगा। वहाँ से आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, टॉप क्वेश्चनों का संग्रह किया हुआ हूँ और बहुत सारे वर्णन किया हूँ, उसको ज़रूर देखें। इससे आपका एग्ज़ाम का क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा तैयारी हो जाएगा और आगे की तैयारी बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ हमारे प्लेलिस्ट में भी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ पर मैथ, रीजनिंग और ये सब के कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों की जानकारी देता हूँ मैं। वहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जानकारी मिलेगा जो आपको एग्जाम की दृष्टि से कारगर होगा। तो प्रश्न की बात करते हैं कि ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त सचिव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? केंद्रीय वित्त सचिव होगा। क्या होगा आंसर? केंद्रीय वित्त सचिव होगा। अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करें तो ₹1 के नोट को छोड़कर, वहीं जब ₹1 के नोट को छोड़ के बात करें तो सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? RBI के गवर्नर का होता है। कहने का मतलब यह है कि ₹1 के नोट को छोड़ने के बाद जितने भी नोट है सब पर हस्ताक्षर किसका होता है? RBI के गवर्नर का होता है। जबकि RBI में कितने गवर्नर होता है ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप कहेंगे 4 उप गवर्नर होता है। RBI में कितने उप गवर्नर होता है? 4 उप गवर्नर होते हैं। और RBI का संचालन मंडल में 20 सदस्य होते हैं। इसके कितने सदस्य होते हैं? मंडल में 20 सदस्य होते हैं। और RBI के 4 क्षेत्रीय क्या है? कार्यालय है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, जिसमें RBI के मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय जो है, मुख्यालय जो है जिसको बोलेंगे, मुख्यालय जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर है? मुंबई है।
तो ये भी प्रश्न पूछ लिया था कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय है, तो 4 है। संचालन मंडल में सदस्यों की संख्या कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। कितने उप गवर्नर होते हैं, तो 4 होते हैं। वहीं 1 रुपया के नोट को छोड़ करके बाकी सभी रुपया पर साइन कौन करते हैं, वित्त सचिव करते हैं, केंद्रीय वित्त सचिव। जबकि 1 रुपया नोट को छोड़ने का जितने भी रुपये हैं सभी पर साइन किसका होता है, आरबीआई के गवर्नर का होता है। तो दोस्तों आज का इतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, घंटी का आइकन दबाइए और वीडियो को शेयर करिए। इसी तरह से मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेकर आते रहता हूँ और इसे ज़रूर देखें। इससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी रहेगी और बेहतर होगा। मैं आपके भविष्य के लिए शुभचिंतक हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।